नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। बच्चों, हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर कर रहे थे। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। देखो, इस चैप्टर के 4 पार्ट्स अभी तक हम कर चुके हैं। उन 4 पार्ट्स में 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चला था। सबसे पहला गेन रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है वो हमने पार्ट 1 के अंदर स्टडी करा। फिर उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ गुडविल किस तरीके से की जाती है वो हमने पार्ट 2 के अंदर स्टडी करा। फिर उसके बाद जो हमारे पास अनडिविजिबल प्रॉफिट्स और लॉसेस या रिजर्व्स होते हैं उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है उसको हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 के अंदर स्टडी किया, जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कई सारे और अदर प्रॉफिट्स और लॉसेस और रिजर्व्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें पार्ट 4 के अंदर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर भी डिस्कस किया था, जो कि एक तरीके से अनडिविजिबल प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का ही एक पार्ट है। आज हम 4th टॉपिक जो कि पार्ट 5 के अंदर है उसकी स्टडी कर रहे हैं। असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं। देखो, कोई भी पार्टनर नया फर्म के अंदर ज्वाइन होता है तो उस टाइम पे जो फर्म के पास असेट्स और लायबिलिटीज पहले से अवेलेबल होती है, उन असेट्स और लायबिलिटीज का हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं, रीअसेसमेंट करते हैं कि अभी के टाइम पे उन असेट्स और लायबिलिटीज की क्या वैल्यूएशन है। क्योंकि कोई भी पार्टनर आएगा तो वो बड़ा खुशी से आता है कि यार इनके पास तो इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये है वो है, लेकिन असल में अभी करंट पोजीशन में हमारे क्या एसेट्स की सिचुएशन है, क्या लायबिलिटीज की सिचुएशन है, उसके बेस पे उस पार्टनर को एडमिट किया जाता है। मतलब पुराने सारे जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, पुराने सारे जितने भी अकाउंट्स हैं, उन सबको खत्म करके एक नई दुनिया चालू की जाती है। तो हमने पुराने पार्ट्स में भी ये देखा कि जो रिजर्व्स है, सरप्लस है या प्रॉफिट्स है, उनको हम खत्म कर देते हैं। तो अभी इस टाइम पे भी हम असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करके और फिर जो भी नई वैल्यूएशन है असेट्स और लायबिलिटीज की उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सपोज कोई असेट्स थी जो 10 लाख की थी, अब उसकी वैल्यूएशन 20 लाख की हो गई। जब खरीदी बुक वैल्यू जो थी 10 साल पहले 10 लाख की थी, अभी के टाइम पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 20 लाख हो गई है। तो उस 10 लाख का जो बेनिफिट हुआ है वो पार्टनर्स जो पुराने वाले हैं उनके लिए हुआ है ना। अभी तो नया पार्टनर आ गया और वो कुछ भी नहीं करेगा और उसको उसमें हिस्सा मिल जाएगा, तो ये गलत बात है। तो इसलिए वैल्यूएशन की जाती है ताकि पुराने जितने भी फायदे हैं तो वो पुराने पार्टनर्स को मिले, ना कि नए पार्टनर्स को मिले। ठीक है, तो अब हम असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना सीख रहे हैं। देखो, बहुत इजी है। अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है या लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है तो इसमें हम एक अकाउंट को बीच में लाते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन से अकाउंट को बीच में लाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है, इसका नाम से ही आपको पता पड़ रहा है, रीवैल्यूएशन मतलब असेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करने के लिए इस अकाउंट को बीच में लाया जाता है। अब 2 तरीके से असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में चेंज होता है। फर्स्ट मेथड ये है कि रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। असेट्स की नई वैल्यू मतलब जो रिवाइज्ड वैल्यू है, सपोज 10 लाख की चीज 20 लाख की हो गई, तो उस 20 लाख की असेट्स को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना, वो फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड क्या है? नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स। कि भाई लायबिलिटी और असेट्स की वैल्यू चेंज तो हो गई, लेकिन हम लोग बुक्स के अंदर आज भी उसको पुरानी वैल्यू पर ही, पुराने अकाउंट में ही उसी वैल्यूएशन पे लिख रहे हैं, तो वो सेकेंड मेथड है। ठीक है, अभी हम फर्स्ट मेथड सीख रहे हैं कि रिवाइज्ड वैल्यू के हिसाब से हम किस तरीके से अकाउंट्स करेंगे। इसके लिए कुछ जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। जैसे असेट्स है तो असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है आपको पता होगा, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर असेट्स बढ़ती है तो उसको डेबिट करेंगे और अगर असेट्स कम होती है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जिसका जो बैलेंस होता है अगर वो बढ़ता है तो उसको उसी बैलेंस के हिसाब से लिखते हैं। सपोज असेट्स मतलब लैंड का बैलेंस डेबिट है, तो अगर लैंड की वैल्यूएशन बढ़ रही है तो हम लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट। सपोज स्टॉक का बैलेंस जो है वो भी डेबिट है क्योंकि स्टॉक असेट्स है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन कम हो रही है तो हम लिखेंगे टू स्टॉक।
अब डेबिट अगर आपने लिखा लैंड अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, मतलब असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये हो गया फॉर इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज के लिए असेट्स को क्रेडिट करेंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। ऐसे ही लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये आपको पता है। अब अगर क्रेडिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर कम हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे। जिसका जो बैलेंस होता है उसके फेवर में ही वो लिखते हैं, तब जाके उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो अब लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये एंट्रीज आपको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, दिमाग में सेव्ड होनी चाहिए। फिर उसके बाद है फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड असेट्स। ऐसी असेट्स जो पहले बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं थी, अब उसको हम बुक्स के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो नेचुरली असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करेंगे, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। ऐसे ही फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटी जो बुक्स के अंदर पहले से नहीं थी, अब उसको हम लेकर आ रहे हैं बुक्स के अंदर, तो मैंने बताया लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, और बुक्स के अंदर वापस लेकर आ रहे हो तो क्रेडिट ही करेंगे, मतलब उसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ठीक है। फिर उसके बाद है हम लोग टोटल करेंगे, और अगर टोटल जो है वो क्रेडिट साइड पे ज्यादा आता है, मतलब रिवैल्यूएशन का बाय साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और टू साइड का कम आ रहा है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है। ध्यान रखना क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो नेट गेन बोलते हैं वो। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, मतलब गेन हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अगर प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन से तो उसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। और अगर डेबिट साइड का टोटल, जैसे आप P&L अकाउंट को ही देख लो, P&L अकाउंट में अगर बाय साइड का टोटल ज्यादा होता है और टू साइड का कम होता है, मतलब टू साइड पे बैलेंस आ रहा होता है, तो अगर टू साइड पे बैलेंस आता है तो नेट प्रॉफिट लिखते हैं हम लोग। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और P&L अकाउंट एक तरीके से एक जैसे ही है, ठीक है। ये भी एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट ही है, क्योंकि इससे प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब कि डेबिट मतलब एक्सपेंसेस साइड का टोटल, लॉसेस साइड का टोटल ज्यादा है, और इनकम साइड का टोटल कम है, मतलब खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग लॉस में चले जाएंगे, और उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मैंने आपको बताया था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को और क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट के टाइम पे देखो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और लॉस के टाइम पे एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये तो जर्नल एंट्रीज है रिवैल्यूएशन के टाइम पे, इनको आप दिमाग में सेव कर लो ताकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम पे आपको याद होनी चाहिए। फिर आगे आता है कि एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म को जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो उस टाइम पे कुछ खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों को कैसे एंट्री करते हैं। तो बेटा देखो एक्सपेंसेस होता है तो एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी खर्चा होता है उसकी एंट्री करते हैं, उसको डेबिट करते हैं और टू कैश कर देते हैं। तो इसमें भी आपको रिवैल्यूएशन के टाइम पे जो खर्चा हो रहा है तो उसकी एंट्री अगर पार्टनर पे करेगा तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल, जिस पार्टनर ने पे किया उसका अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और बाय चांस अगर हमने पे कर दिया सीधा ही तो उसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू कैश। मतलब अगर कोई पार्टनर रिवैल्यूएशन का खर्चा कर रहा है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर हम फर्म मिलके पे कर रही है, पूरी फर्म में से ही कट रहा है, तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब पार्टनर को भी पैसे अगर देने पड़ रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज राम ने 10,000 रुपए खर्चा किया रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, ठीक है, 10,000 रुपए लिख देंगे। फिर राम को बाद में पे कर देंगे तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपए। तो या तो ये दो एंट्रीज करो या तो फिर सीधी एक ही एंट्री करो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर फर्म सीधा पे कर रही है, सब पार्टनर बोल रहे हैं यार फर्म में से निकाल लो, एक जने को क्यों दे हम खर्चा, तो फर्म में से निकाल लो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। ये तो है एक्सपेंसेस पे करने की। अब ऐसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने बना हुआ है, जो एंट्रीज है उनको एक अकाउंट में ही तो डाल दिया है और कुछ नहीं। जैसे पहली एंट्री थी असेट्स इंक्रीज होने की, तो क्या एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिख देंगे, बाय असेट्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स।
फिर उसके बाद है अगर असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसकी एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, तो रिवैल्यूएशन में टू असेट्स लिख देंगे, डिक्रीज कर दी वैल्यू। फिर लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी इंक्रीज करने की एंट्री, लायबिलिटी डिक्रीज करने की लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अनरिकॉर्डेड असेट्स की एंट्री मैंने बताई, अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो देखो बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की एंट्री मैंने बताई, क्रेडिट करना है उसको, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ठीक है। फिर उसके बाद अगर खर्चा पे कर रहा है, कोई पार्टनर पे करेगा, तो अभी भी बताई पार्टनर पे करेगा तो रिवैल्यूएशन टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल। अगर पैसे पे कर रहा है पार्टनर कोई, अगर कोई पार्टनर कैश पे, पार्टनर क्या फर्म पूरी कैश पे कर रही है, तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये खर्चा हो गया एक तरीके से। फिर प्रॉफिट जो है वो टू साइड पे आता है, टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस जो है वो बाय साइड पे आता है, जैसे अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर करते थे वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर करना है, कुछ भी दोनों में डिफरेंस नहीं है। अब इसका इलस्ट्रेशन नंबर 15 एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज से संबंधित है, तो उस क्वेश्चन की स्टडी करने जा रहे हैं। अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड 5:3:2, कि भाई इनका ओल्ड रेशो जो है वो 5:3:2 है। फिर आगे क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलोज, मतलब बैलेंस शीट दी हुई है। देखो बैलेंस शीट के अंदर हमेशा आपको गौर से देखना है कि एक तो कैपिटल का बैलेंस, मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, उसको आपको टिक कर देना है। दूसरा कैश अकाउंट का बैलेंस, उसको आपको टिक कर देना है। तीसरा, अगर कोई रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉसेस, अनडिविजिबल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दिए हुए हो तो उनको हमको टिक कर देना है। ध्यान रखना, जितने भी रिजर्व्स होंगे और जितने भी अनडिविजिबल प्रॉफिट्स और लॉसेस होंगे उनको आपको टिक कर देना है। बैलेंस शीट जो दी हुई होती है उसका मेन मकसद ये होता है कि आप सारी चीजों को देखो और जितने भी अनरिकॉर्डेड असेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व, सरप्लसेस होते हैं उनको आपको खत्म करना होता है। तो जनरल रिजर्व को टिक कर दिया, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को टिक कर दिया, इनको अब आपको खत्म करना है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के रेशो में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2:1। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर चेंज होता है तो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप तो गेन रेशो, सैक्रिफाइस रेशो निकाल देना। दूसरा स्टेप गुडविल की वैल्यूएशन करना है। तीसरा स्टेप जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं उनको खत्म कर देना है। चौथा स्टेप अभी जो हम कर रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, वो चीजें करनी है। तो इस क्वेश्चन को देने का मकसद ही है कि आप वो सारे स्टेप्स को कंप्लीट करो। तो अब देखो, सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट अगर बनाना होगा फर्म के अंदर, तो अभी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस कारण से अभी तो कैपिटल के बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कैश के बैलेंस में कुछ फर्क पड़ना है, क्योंकि उसको बनाना ही नहीं है, बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है, तो इसलिए अभी उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस को खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूं। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग है ना, इसके पास में 1 लिख दो कि इसके ऊपर पहला एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद है मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%, तो मशीन के आगे 2 लिख दो कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। स्टॉक को इंक्रीज करना है तो स्टॉक के ऊपर तीसरा एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर डेप्टर्स, तो डेप्टर के ऊपर 4th एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद है क्रेडिटर, ये क्रेडिटर के ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसको 5th लिख दो। वर्कमैन कंपनसेशन के आगे 6th लिख दो। एक्सपेंसेस पेड by the firm for getting the value of the land and building certified from the chartered engineer, इसके लिए अपन ने एक्सपेंसेस पे किया तो इसको ही टिक कर दो क्योंकि ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये एक्सपेंसेस सीधा पे कर दिया हमने। अब इसकी अपन को जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले एंट्रीज भाई साहब ध्यान रखना, रिजर्व्स की एंट्री करोगे, पहले तो कैपिटल की एंट्री करोगे, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर करनी नहीं है तो इसलिए उसको साइड रखो। फिर कैश की एंट्री करोगे, उसको नहीं करना तो उसको साइड रख दो। तो तीसरी एंट्री क्या हो गई, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस की एंट्री हो गई तो उसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे को रिजर्व की एंट्री करनी है, तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व जो है उसको खत्म करने की एंट्री क्या होती है, तो पुराने वीडियो के अंदर मैंने बताया था जो भी रिजर्व होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है और उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम खत्म करते हैं। मतलब इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो ओल्ड पार्टनर्स है अनिल्स कैपिटल, टू मानवीज कैपिटल, टू पायल्स कैपिटल। भाई साहब आप पूरा लिख लेना, ये होमवर्क है, ठीक है। अब जनरल रिजर्व है कितनी, तो जनरल रिजर्व है 20,000।
अब 20,000 को कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 5:3:2। तो इस 20,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 10,000, 6,000 और 4,000 जो है वो अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, नरेशन लिख लेना, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर उसके बाद आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वैसे तो मैं खत्म कर देता अगर इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, तो पूरा का पूरा रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व को खत्म किया वैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को खत्म कर देता, मतलब एंट्री कर देता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अभी यहां पर इसके अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है, एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है जो कि 6th नंबर है, ब्रैकेट में मैंने पास में लिख रखा है, तो इसलिए डायरेक्ट खत्म मत करना, पहले वो 6th एडजस्टमेंट पढ़ोगे। तो एडजस्टमेंट पढ़ा मैंने तो मेरे को दिखा कि यार इसके अंदर लिखा हुआ है अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000 रुपीज। मतलब हमारे पास रिजर्व बना हुआ है 30,000 रुपए का और उसमें से 10,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। तो 30,000 में से 10,000 रुपए तो क्लेम के पास कर दोगे, बाकी 20,000 रुपीज जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले लिखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, 30,000 रुपए का रिजर्व था, उसमें से 20,000 रुपए 10,000 रुपए का तो हमने क्लेम दे दिया, तो बाकी कितने बचे? बाकी बचे 20,000 रुपीज। वो 20,000 रुपीज ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो टू अनिल, टू मानवीज और टू पायल, इनके बीच में कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? 5:3:2 में। अब पहले वाला भी 20,000 था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो 10,000, 6,000 और 4,000 रुपीज जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब पूरा 30,000 का रिजर्व खत्म कर दिया। 30,000 में से 10,000 का तो क्लेम हो गया, बाकी 20,000 रुपए जो है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ले गए। ठीक है, अब ये दोनों रिजर्व्स को आपने खत्म कर दिया है। अब उसके बाद आप रिवैल्यूएशन की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, अब मैं रिवैल्यूएशन की तरफ बढ़ रहा हूं, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन के लिए लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, तो असेट्स को अगर बढ़ाना हो, एप्रिशिएट का मतलब है बढ़ाना है, असेट्स को बढ़ाना हो तो उसकी एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मतलब एंट्री करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब कितना बढ़ाना है? बोल रहा है बाय 10%। मतलब 2,60,000 की हमारे पास बिल्डिंग है और उसकी वैल्यूएशन 10% बढ़ानी है, मतलब 26,000 रुपीज बढ़ानी है। तो यहां पे आप लिख दोगे 26,000 रुपीज। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री है मशीन बी रिड्यूस्ड बाय 15%। मशीन को रिड्यूस करना है 15% से, तो उसकी एंट्री क्या होगी? असेट्स की वैल्यू कम करनी है, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अब असेट्स की जगह क्या आ जाएगा? मशीन आ जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ठीक है, अब कितना परसेंट? 15%। तो 3,50,000 का आप 15% निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 52,500 रुपीज। वो हमारे को वैल्यू कम करनी है, तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 52,500 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं स्टॉक भी इंक्रीज्ड बाय टू 1 लाख। स्टॉक को इंक्रीज करना है कहां तक? 1 लाख तक। देखो इसमें 2 लिखा हुआ है और इसमें बाय लिखा हुआ है। जिसमें बाय लिखा हुआ है ना, तो उसमें तो आप क्या करोगे? सीधा 10% लिखा है तो 10% बढ़ा दो, मतलब कि 2,60,000 लिखा हुआ है तो आपने 26,000 बढ़ा दिए। अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि 2 मतलब अप टू यहां तक आपको बढ़ाना है, तो स्टॉक को 1 लाख तक बढ़ाना है। तो स्टॉक है कितने का? 90,000 का। स्टॉक को कहां तक बढ़ाना है? 1 लाख तक बढ़ाना है, मतलब कि 10,000 रुपए वैल्यूएशन बढ़ानी है। अगर बाय चांस ऐसे लिखा होता ना स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय 1 लाख, तो आप पूरा 1 लाख बढ़ा देते, मतलब 1,90,000 का स्टॉक कर देते। लेकिन अभी यहां पे लिखा हुआ है 2 मतलब अप टू मतलब तक, तो 1 लाख तक बढ़ाना है। ठीक है, अभी कितना है? 90,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बाय लिखा हो तो डायरेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, और अगर 2 लिखा हो तो बैलेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। ध्यान रखना ये चीज, अगर 2 लिखा हुआ है तो बैलेंस को, अभी जैसे 1 लाख लिखा हुआ है तो 1 लाख डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं मैं, बैलेंस निकाल रहा हूं। 1 लाख और 90,000 का बैलेंस निकाला और वो बढ़ाया या कम किया। तो अभी स्टॉक की वैल्यू 10,000 बढ़ानी है, ध्यान रखना ये चीज।
तो स्टॉक बढ़ाना है, असेट्स की वैल्यू बढ़ानी है, तो असेट्स को डेबिट करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 10,000 रुपए हम लोग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेब्टर्स। देखो प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है, ध्यान रखना ये चीज। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी बोल सकते हो या लाइबिलिटी इंक्रीज करना भी बोल सकते हो। तो अभी आपको लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज करने के लिए लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इंक्रीज करने के लिए और क्रेडिट करोगे, मतलब एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, अब कितना करना है, बोल रहा है 5% ऑन द सन्ड्री डेब्टर। तो सन्ड्री डेब्टर है कितने के, सन्ड्री डेब्टर है 1 लाख के, 1 लाख का 5% मतलब 5,000 रुपए का आपको प्रोविजन बनाना है, तो यहां पे लिख दोगे 5,000 रुपीज। अब नेक्स्ट है अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। कि भाई एक क्रेडिटर है जिसको अब पैसे नहीं देने अपन को, उसने बोला यार मेरे को जरूरत नहीं है भाई साहब, माफ किए तेरे पैसे, तो माफ किए, तो लायबिलिटी अपन की क्या होगी, कम हो गई। अगर लायबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो आप लिखोगे सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब लायबिलिटी कितनी कम हुई, 5,000 रुपए की, तो यहां पे लिख देंगे 5,000 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट है एन एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 वाज पेड बाय द फर्म, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन तो अभी भी मैंने बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे, तो एंट्री कर दो रिवैल्यूएशन टू कैश। बाय चांस अगर कोई पार्टनर पे करता तो उसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम पे करता तो रिवैल्यूएशन टू राम्स कैपिटल, श्याम पे करता तो रिवैल्यूएशन टू श्याम्स कैपिटल। ठीक है, इसी के साथ हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, सारे पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। अब आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन का टोटल करोगे। ये सारी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज जो है हमने यहाँ पे लिख रखी है, पीछे नहीं है आगे ही है यहीं पे। तो रिवैल्यूएशन को आप चेक करोगे तो आप टोटल करोगे क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट वाला मैं इस साइड एरो लगा रहा हूँ, डेबिट वाला इस साइड एरो लगा रहा हूँ। तो ये डेबिट वाला है, ये क्रेडिट वाला है, ये डेबिट वाला है, ये क्रेडिट वाला है, फिर ये डेबिट वाला है। आप क्रेडिट रिवैल्यूएशन का टोटल लगाओगे तो 26,000 से क्रेडिट हो रहा है, फिर 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, मतलब 36,000, 36 और 5 41,000 रुपीज से तो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अब डेबिट का टोटल लगाओगे तो डेबिट कितना हो रहा है, 52,500 से डेबिट हो रहा है। फिर उसके बाद 5,000 से डेबिट हो रहा है तो 57,500 और 59,500 से। अब मैंने बताया कि डेबिट का टोटल, देखो इस क्वेश्चन के अंदर डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है। डेबिट जो है वो लॉसेस और एक्सपेंसेस को शो करता है और क्रेडिट जो है वो इनकम को शो करता है। मतलब हमारे लॉस तो हो गए 59,500 के और इनकम जो हुई है वो सिर्फ हुई है 41,000 की, मतलब 18,500 रुपए का हमारे को डिफरेंस आ रहा है जो कि क्रेडिट साइड पे आ रहा है। अगर क्रेडिट साइड पे मतलब टू साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो एंट्री तो टू रिवैल्यूएशन से करेंगे, कितना 18,500 रुपए से। लेकिन ये लॉस है और लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, क्योंकि पुराने प्रॉफिट्स और लॉस को रिवैल्यूएशन, पुराने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन करने से प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओल्ड पार्टनर्स वही अनिल्स कैपिटल, मानवीज कैपिटल और पायल्स कैपिटल, अकाउंट डेबिट और अकाउंट डेबिट। अब इस लॉस को कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2, तो इस लॉस को आप 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 18,500 को, तो 9250, 5550 एंड 3700 ये जो है लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो था जर्नल एंट्रीज करने के। अब अगर सपोज क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, जो कि अभी मैं पढ़ के बता रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, पास द जर्नल एंट्रीज पास करो एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की बात आ गई तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा देता हूं आपको। इन जर्नल एंट्रीज के बेस पे जो ये एंट्रीज करिए, इन्हीं के बेस पे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है यार, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे 2 रिवैल्यूएशन लिखा तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेना, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिखा तो 2 मशीनरी लिख दोगे, फिर
बाय स्टॉक लिख दोगे, फिर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख दोगे, फिर बाय सन्ड्री क्रेडिटर लिख दोगे, फिर टू कैश लिख दोगे, फिर बाय अनिल्स कैपिटल, मानवीज कैपिटल, पायल्स कैपिटल लिख दोगे। अब आपको समझ में कुछ आया नहीं, तो इसलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहली एंट्री क्या है? सबसे पहली एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। तो बहुत इजी है यार, ये तो कितना लिख दिया? 26,000 रुपीज लिख दिया। फिर सेकंड क्या लिखा हुआ है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? टू मशीनरी, तो यहां पे लिख दो टू मशीनरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिख देंगे? बाय स्टॉक। जर्नल से लेजर ही तो बना रहे हैं, और क्या है? तो बाय स्टॉक। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिख देंगे? बाय सन्ड्री क्रेडिटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एंट्री करी हुई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू कैश। अब आप क्या करोगे? बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। तो यहां का डेबिट का टोटल जो है वो आया था 59,500 रुपीज, और जो ये क्रेडिट का टोटल है ये आया था 41,000 रुपीज। तो आप देखो डेबिट वाला बड़ा है, तो मैंने बताया था जो बड़ा होता है वो दोनों तरफ लिख देते हैं टोटल। तो बड़ा वाला कौन सा है? 59,500 रुपीज, वो टोटल हम दोनों तरफ लिख देंगे। जहां पर कम होता है वहां पे बैलेंसिंग फिगर आता है, तो यहां पे लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते थे बैलेंसिंग फिगर से, तो लॉस हुआ 18,500 रुपीज का, वो हम अनिल्स, मानव एंड पायल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो कितना है इनका? 5:3:2 में। तो 9,250, 5,550 एंड 3,700 रुपीज का लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर से ये लॉस आ गया। बड़ा इजी है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर जर्नल एंट्रीज भी आती है, आपको असेट्स बढ़ रही है तो क्या एंट्री होगी, लायबिलिटीज बढ़ रही है तो क्या एंट्री होगी, तो उसके बेस पे भी आप, जर्नल एंट्री के बेस पे भी आप लेजर बना सकते हो। अब देखो भाई साहब, अभी अभी रिवैल्यूएशन का टॉपिक जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज को दो मेथड से करते हैं। एक तो रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करो, जो कि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने सिखाया आपको कि कैसे वैल्यू असेट्स की चेंज हो रही थी और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रही थी, और उसको हमने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया। ये तो था फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड कर रहे हैं कि उनको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना है। मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स आपस में एक दूसरे में एडजस्ट करके और उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सपोज असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को चेंज करके 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स आपस में एक दूसरे की कैपिटल को चेंज करके और एडजस्ट करके उसकी एंट्री कर लेंगे। उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो देखो भाई साहब, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल जब भी होता है ना, गुडविल का एडजस्टमेंट हो कैपिटल के थ्रू, या फिर रिजर्व्स का एडजस्टमेंट हो कैपिटल के थ्रू, या फिर प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट हो कैपिटल के थ्रू, तो जब भी कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट होता है तो ध्यान रखना एक ही एंट्री हमेशा जिंदा रहती है, उसका नाम है गेनर टू सैक्रिफाइसर। ठीक है, जब भी किसी भी चीज की अकाउंटिंग करते समय या किसी भी चीज का एडजस्टमेंट करते समय अगर प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, पॉजिटिव में फिगर होता है, तो उसकी एंट्री हम गेनर टू सैक्रिफाइसर करते हैं, और अगर फिगर नेगेटिव में होता है तो उसकी एंट्री हम सैक्रिफाइसर टू गेनर कर देते हैं, बस, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी भी असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन में चेंज करेंगे तो आप देखोगे पॉजिटिव में आंसर आ रहा है या नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो अभी इसके अंदर देखो क्या होता है, असेट्स इंक्रीज होती है तो हम लोग पॉजिटिव में ले लेते हैं उसको, तो उसको प्लस करते हैं। अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको माइनस में लिख देते हैं। ऐसे ही लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हमारे लिए नुकसान है, दिक्कत है, तो उसको हम माइनस में कर देंगे। और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम होगी तो हमारे लिए फायदा है, तो इसको पॉजिटिव में लिख देंगे। तो ऐसे करके हम देखेंगे कि किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा
उस आंसर को आप क्या करोगे, एंट्री करोगे गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तो प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब ये वाला आंसर जो है, ये नेट इफेक्ट जो है रिवैल्यूएशन का, अगर ये पॉजिटिव में आता है तो एंट्री करोगे गेनर टू सैक्रिफाइजर। अगर ये नेगेटिव में आता है तो आप एंट्री करोगे सैक्रिफाइसिंग टू गेनर। ये फालतू चीज है भाई साहब, ये गेन रेशो सैक्रिफाइस रेशो निकालना सिखा रहे हैं, फिर ये अमाउंट जो आएगा वो बता रहे हैं, ये तो हमको पता ही है पहले से ही कैसे निकालना है। तो आप भूल जाओ, सिर्फ स्टेप 1 की तरफ फोकस करो। स्टेप 1 में क्या है, असेट्स बढ़ रही है तो प्लस करना, असेट्स कम हो रही है तो माइनस करना, लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो माइनस कर देना क्योंकि वो हमारे लिए नुकसान है, और अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसको प्लस कर देंगे क्योंकि वो हमारे लिए फायदा है। तो हम देखेंगे इफेक्ट पॉजिटिव में आ रहा है तो एंट्री कर देंगे गेनर टू सैक्रिफाइजर, अगर इफेक्ट नेगेटिव में आ रहा है तो एंट्री कर देंगे सैक्रिफाइजर टू गेनर। अब इसके एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, आप इसको एक बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। देखो ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 532, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 235। मतलब ए बी सी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू रेशियो दिया हुआ है 2/10, 3/10 एंड 5/10। अगर सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, सन का फॉर्मूला होता है। तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो ओल्ड रेशियो कितना है, 5/10 माइनस 2/10, तो इसका आ गया 3/10। मतलब ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया कितना, 3/10। ऐसे ही आप बी का निकालोगे तो सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/10 माइनस 3/10, तो इसका 0 आ जाएगा, मतलब बी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, ध्यान रखना ये चीज। फिर आ जाओ सी का, तो सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, तो सी का ओल्ड रेशियो था 2/10, न्यू हो गया 5/10, तो इसका माइनस में आंसर आएगा 3/10। मतलब सी जो है वो गेन कर रहा है 3/10, ए सैक्रिफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। ये गेन रेशो और सैक्रिफाइस रेशो निकाल दिया, ये तो हमको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो के बेस पे पहले से ही निकालने आता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो सबसे पहला काम ही यही करना है आपको कि सैक्रिफाइस रेशो और गेन रेशो निकालना है। फिर उसके बाद है असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में क्या क्या चेंज हुए। तो आप लैंड एंड बिल्डिंग को देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की खरीदी थी, अब हो गई 5,50,000 की। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गया, बढ़ गई। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो उसको प्लस में लिखेंगे, तो प्लस में लिख दिया 50,000 रुपीज। ठीक है, अभी मैं नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई 50,000 से। प्लांट एंड मशीनरी को देखो 2.5 लाख की थी, अब 240 की हो गई, मतलब प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई। तो प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई तो उसको माइनस करेंगे, ध्यान रखना ये चीज। तो माइनस करोगे 10,000 रुपीज। फिर आओ क्रेडिटर, क्रेडिटर 60,000 के थे, अब 55,000 के हो गए, मतलब क्रेडिटर कम हो गए, लाइबिलिटी कम हो गई। अगर लाइबिलिटी कम होती है तो फायदा होता है, प्रॉफिट होता है अपन को। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर कम हो गए तो इसलिए उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, तो प्लस में लिखना 5,000 रुपीज। ठीक है, माइनस में नहीं लिखना है, प्लस में लिखना है 5,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60 के थे 75 के हो गए, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान होता है भाई साहब, ध्यान रखना ये चीज। तो इसलिए माइनस में लिखेंगे 15,000 रुपीज। अब आप प्लस प्लस वाले कैलकुलेट करोगे तो 50 और 5, 55 तो पॉजिटिव में है और नेगेटिव में 25 है। 55 में से 25 माइनस करोगे तो आंसर किस में आया, प्लस में आया। तो ये गेन हो गया, ध्यान रखना ये चीज, प्रॉफिट हो गया हमारे को। अब गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ या पॉजिटिव में आंसर आया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया, प्रॉफिट हो गया तो एंट्री क्या करनी है, गेनर टू सैक्रिफाइजर। जब भी प्रॉफिट होगा पॉजिटिव में आंसर आएगा तो एंट्री होगी गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो गेनर कौन है, गेनर है सी, तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी तो बीच में है ही नहीं ना, बी गेन कर रहा है ना बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो गेनर को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइजर को क्रेडिट करेंगे। अब इसका गेन रेशियो कितना है, 3/10। कितना है, 3/10। तो 3/10 तो 30,000 को आप 3/10 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 9,000 रुपीज। तो वो नेट इफेक्ट की एंट्री हो जाएगी 9,000 रुपीज से आप एंट्री कर दोगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल गेनर टू सैक्रिफाइजर एंट्री कर देंगे। गेन रेशो और सैक्रिफाइस रेशो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये जो एडजस्टमेंट है इसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब आपकी बुक्स के अंदर प्लांट एंड मशीनरी कितने की रहेगी, 2,50,000 की रहेगी। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की रहेगी, 5 लाख रुपए की रहेगी। मतलब पुरानी बुक वैल्यू पे ही आपके बुक्स के अंदर सारी एसेट्स और लायबिलिटीज रहेंगी। सिर्फ इनका जो इफेक्ट है, जो इनको चेंज हुई है वैल्यू,
और उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो पार्टनर्स में एक दूसरे से ले दे के निपटा दिया। मतलब सी ने 9,000 रुपए देके और ए ने 9,000 रुपए लेके इसका एडजस्टमेंट कर दिया। बी ने बोला मैं बीच में हुई नहीं, ना मैं गेन कर रहा हूं ना मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स जिसको कि रिवाइज्ड वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं करने की हमने अभी टेक्निक सीखी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। फर्म की वैल्यू, जब फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो एक नई फर्म बन जाती है, और उस नई फर्म की बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं तो वो सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर पूरी सारी चीजें आ जाएंगी। मतलब इसके अंदर आपको जर्नल एंट्रीज भी आ जाएंगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी आ जाएगा, कैश बुक भी आ जाएगी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आ जाएगा, गेन रेशो, सेक्रीफाई रेशो, अनरिकॉर्डेड असेट्स, लायबिलिटीज, सब इसी के अंदर आ जाएगा। ये वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, और अगला वाला पार्ट भी बहुत काम का है। तो भाई साहब पहले तो आप है ना सीक्वेंस में चलो, क्योंकि आप देखोगे ना जब पार्ट 6 पे आ जाएंगे तो मैं कुछ बातें, कई सारी बातें नहीं सिखाऊंगा। जैसे अभी मैंने गेन रेशो, सेक्रीफाई रेशो निकालना नहीं सिखाया, क्यों सिखाऊंगा यार, बार बार सिखाऊंगा क्या? एक बार पार्ट 1 के अंदर सिखा दिया तो मैं चाहता नहीं हूं कि वीडियोस बढ़े या क्वांटिटी बढ़े या टाइम बढ़े, आपका टाइम वेस्ट हो। तो अच्छा ये है कि आप सीक्वेंस